ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। सबसे पहले नजर टॉप 4 बड़ी खबरों पर। राजस्थान के अजमेर में रैली कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फूंका विधानसभा चुनाव का बिगुल। साथ ही कांग्रेस पर आतंकवादियों पर मेहरबानी का भी लगाया आरोप। अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना और कहा कि वो भगवान को भी समझा सकते हैं, जिसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के लायक सबूत नहीं मिले, तो वहीं कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने कहा कि अगर आरोप साबित हुए तो खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। और ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रृंगार गौरी पूजा के खिलाफ दी गई मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं एक नया ही विवाद खड़ा कर देते हैं। इस बार भी जब वो अमेरिका दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में विवादित बयान दे डाला। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। और राहुल गांधी ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी भगवान को ही समझा सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। मतलब जो भी उनमें ताकत उन्होंने यात्रा को रोकने में लगा दी, से उतार दिया, पुलिस को यूज किया, मगर कुछ काम नहीं कर रहा था। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुसलमानों को लग रहा है कि उन पर ज्यादा हमले हो रहे हैं, लेकिन सिख, दलित, आदिवासी सभी ऐसा महसूस कर रहे हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में बोलते हुए राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ हमले किए और उनके हमलों का निशाना सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही बने। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की उसकी विचारधारा पर भी सीधा प्रहार करते नजर आए और कहा कि बीजेपी लोगों को डरा रही है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। All the instruments that we needed to do politics in India, they were controlled by the BJP and the RSS. You know, people are threatened. Cases are put on people. Agencies are used on people. राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं को नफरत फैलाने वाला बताया। If you believed in anger, hatred, arrogance, you'd be sitting in a BJP meeting, right? And I would be doing Man Ki Baat. प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत नफरत में विश्वास नहीं रखता। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम प्यार को नफरत से हटाएंगे। अमेरिका में दिए राहुल गांधी के बयानों पर भारत में बीजेपी ने पलटवार किया है और आरोप लगाया है कि वो देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें विदेशों में पीएम मोदी की बढ़ती साख पसंद नहीं आ रही। इसके साथ ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर राहुल को अदना सा नेता बताया। अनिल विज ने अपील की कि राहुल जैसे नेता का हर भारतीय बहिष्कार करे। क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री पद पर सवाल खड़ा करना राहुल गांधी की कुंठा को जाहिर करता है। लेकिन प्रधानमंत्री पद को पाने की इतनी जल्दीबाजी है उनको कि वह कुंठा से ग्रस्त हैं। केशव मौर्य ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो राहुल गांधी को बुद्धि दे। भारत में मुसलमानों के डरे होने के बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी घिरते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि मुस्लिम नेता भी उनके दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी के बयान को गैरवाजिब कहा और कहा है कि जब कांग्रेस सरकार में थी तो उसने गुजरात के मुसलमानों का साथ नहीं दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों में मुसलमानों के साथ हादसे हुए। आप सरकार में थे, आपने नहीं किया। आपने सरकार में थे, गुजरात के लोगों का आपने साथ नहीं दिया। आप सरकार में थे, आपने कोटा हटाया, आपने यूएपीए को स्ट्रांग कर दिया। अखिल भारतीय इमाम संगठन के उमर अहमद इलियासी ने कहा है कि जिन्होंने मुसलमानों की राजनीति की, मुसलमानों को डरा कर रखा, वही ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो ये कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, शायद वो खुद डरे हुए हैं। इलियासी ने कहा कि अब मुसलमान समझ गए हैं कि उनके नाम पर राजनीति की गई और उन्हें इस्तेमाल किया गया।
राजस्थान में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस जहां आपसी झगड़े सुलझाने में जुटी है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी संग्राम का आगाज करने के लिए अजमेर पहुंचे। और किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रह्म मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने पीएम मोदी को इलायची की माला और साफा पहनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी देर ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना करते रहे। पीएम मोदी ने भगवान की आरती उतारी और फिर परिक्रमा भी लगाई। पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर भगवान ब्रह्मा का इकलौता मंदिर है और इस मंदिर का वर्णन कई पौराणिक कथाओं में भी आता है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी का यहीं पर कमल गिरा था, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम ब्रह्म मंदिर रखा गया है। केंद्र में अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई शहरों में रैलियां करने वाले हैं, जिसमें वो केंद्र सरकार की उपलब्धियां बयान करेंगे। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और इसीलिए पीएम मोदी ने रैलियों के सिलसिले की शुरुआत वहीं से की है। और अपने 9 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में जनता के एक वोट ने विकास का फैसला किया। उसी का नतीजा है कि पूरी दुनिया में आज भारत का यशगान हो रहा है। आप याद कीजिए, 2014 से पहले देश में क्या स्थिति थी। बड़े बड़े शहरों में आए दिन आतंकी हमले होते थे। कांग्रेस सरकार सीमा पर सड़कें बनाने से भी डरती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर की धरती से ये भी दावा किया कि भारत जल्दी गरीबी को खत्म कर देगा। आज दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि भारत अति गरीबी को समाप्त करने के बहुत निकट है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता को झूठी गारंटी का वादा देकर वादाखिलाफी करती आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल चेन्नई जाएंगे। केंद्र सरकार अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए सीएम केजरीवाल कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात करेंगे। स्टालिन से मुलाकात के बाद केजरीवाल 2 जून को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिलेंगे। बिहार सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खुद ट्वीट कर बताया कि भर्ती अभियान के तहत 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। बिहार के फुलवारी शरीफ मामले में एनआईए ने आज कई राज्यों में छापेमारी की। एनआईए की टीम ने बिहार, कर्नाटक और केरल में पीएफआई के 25 ठिकानों पर छानबीन की। मध्य प्रदेश के दमोह में हिजाब वाले पोस्टर का मसला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि स्कूल ने हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाकर फोटो खिंचवाई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दे दिए हैं। विश्व कुश्ती महासंघ की गिरफ्तारी की जिद पर अड़े पहलवान अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है। पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना देने के बाद अपने मेडल हरिद्वार जाकर गंगा में बहाने की बात की और अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने की धमकी दे डाली। और जैसे ही दिल्ली पुलिस को इसकी भनक लगी, दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट के आसपास मुस्तैदी और चौकसी बढ़ा दी। बैरिकेडिंग कर आने जाने वाली हर गाड़ी के साथ पर्यटकों पर भी नजर रखी जाने लगी और इस काम में दिल्ली पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की भी मदद ली गई। असल में पहलवानों की तरफ से कहा गया था कि जंतर मंतर पर धरने के बाद अब वो इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। अगली रणनीति में उन्होंने यही तय किया है कि इंडिया गेट पर यहीं पर आकर वो आमरण अनशन जो है वो करेंगे। यही वजह रही कि एहतियात के लिए इंडिया गेट पर दंगा रोकने वाला वाहन वज्र भी नजर आया। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि इंडिया गेट के राष्ट्रीय स्मारक होने की वजह से यहाँ प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती। इससे पहले 36 दिनों तक जंतर मंतर पर चले पहलवानों के धरने का उसके मन पर मुताबिक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसीलिए पहलवानों ने सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की भी चाल चली। भारतीय पहलवानों के साथ हो रहे बर्ताव पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने नाराजगी जाहिर की और इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारतीय कुश्ती संघ को बर्खास्त करने की धमकी दे डाली। एक दिन पहले यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने एक बयान जारी कर पहलवानों पर पुलिसिया कार्रवाई की सख्त शब्दों में निंदा की। बयान में कहा गया कि भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव 45 दिन में हो। ऐसा नहीं होने पर कुश्ती संघ को निलंबित किया जा सकता है। बयान के मुताबिक आईओए ने इस पूरे मामले की जानकारी मांगी है और पहलवानों की सुरक्षा से लेकर पूरे विवाद की निष्पक्ष और संपूर्ण जांच की उम्मीद जताई है। असल में भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव 7 मई को ही होना था, जिसे विवादों की वजह से खेल मंत्रालय ने रद्द कर दिया था। इस समय 3 सदस्यीय एडहॉक कमेटी कुश्ती संघ का कामकाज देख रही है।
आंदोलन पर अड़े पहलवानों ने दबाव बनाने के लिए भले ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जरिए दांवपेच आजमाने की नई चाल चली, लेकिन उनकी जो भी शिकायत है उस पर कार्रवाई तो भारतीय कानून के तहत ही होगी। इसलिए इस मामले में सबकी नजर दिल्ली पुलिस पर है। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों की शिकायत पर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और आज दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो खबर बाहर आई वो पहलवानों को शायद रास न आए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने दावा किया है कि अब तक की जांच में बृजभूषण सिंह के खिलाफ इतने सबूत नहीं मिले हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली पुलिस 15 दिनों के अंदर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जो चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट के रूप में हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि बृजभूषण सिंह न तो गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और न ही सबूतों से कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं। खिलाड़ियों की यौन शोषण के आरोपों से जूझ रहे बृजभूषण भी यही कहते दिखे कि उनके खिलाफ सबूत हो तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा, जाहिर है कानून अपना काम कर रहा है और पहलवानों के लगाए यौन शोषण के आरोपों पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर जांच चल रही है। लेकिन इस मामले में सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। चूंकि एक दिन पहले साक्षी, विनेश, संगीता और बजरंग अपना मेडल गंगा में बहाने का दावा कर हरिद्वार की हर की पैड़ी पहुंच गए थे, इसलिए अब नया सियासी बयान इसी के इर्द गिर्द शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसी बहाने पीएम मोदी पर तंज कसा। बात चली तो कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा सामने आए, जिन पर बीजेपी पहलवानों को शह देने और उसकी आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाती रही है। बेटियों को इस लड़ाई में, न्याय की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी अपनी बेटियों के साथ रहेगी। हुड्डा के साथ पूर्व बॉक्सर और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह ने हर देशवासी से पहलवान बेटियों का साथ देने की अपील की। चूंकि सरकार पर पहलवानों की मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगा और इसलिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका जवाब दिया। कुछ खिलाड़ियों की मांग जो रेसलिंग के क्षेत्र में है, उन्होंने जब कहा कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ तो कमेटी का गठन किया गया, उनसे चर्चा करके किया गया। इस बीच पहलवानों को अपना मेडल गंगा में बहाने से रोकने वाले किसान नेता नरेश टिकैत का बयान भी सामने आया है। टिकैत ने दावा किया कि 5 दिनों में अगर खिलाड़ियों की मांगे नहीं मानी गई तो वो आत्महत्या करने को मजबूर हो सकते हैं। 5 दिन का समय हम दे रहे, अगर नहीं 5 दिन में होता तो हम कुछ भी निर्णय ले सके, आत्महत्या जैसा भी वो निर्णय ले सके। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में एक फूड इंस्पेक्टर ने कैसे अपना महंगा मोबाइल तलाशने के लिए तालाब का लाखों लीटर पानी बर्बाद कर दिया था। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद अब प्रशासन ने फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ एक्शन लिया है। छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग ने फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास पर 53,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक फूड इंस्पेक्टर ने किसी सक्षम अधिकारी की इजाजत के बगैर तालाब का लाखों लीटर पानी खुले में बहा दिया। नोटिस में लिखा है कि फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास ने निजी स्वार्थ के लिए तालाब का 41 लाख लीटर पानी यानी 4100 क्यूबिक मीटर पानी बर्बाद कर दिया और 10 रुपए 50 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से उन पर 43,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही बिना इजाजत तालाब का पानी बहाने के लिए फूड इंस्पेक्टर पर 10,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। जल संसाधन विभाग ने फूड इंस्पेक्टर को 10 दिनों के भीतर जुर्माना भरने का आदेश दिया है। 21 मई को सेल्फी लेते समय फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास का महंगा मोबाइल फोन तालाब में गिर गया था और उसके बाद मोबाइल ढूंढने के लिए अगले 4 दिन यानी 25 मई तक उन्होंने पंप की मदद से तालाब का लाखों लीटर पानी बहा दिया। इस घटना के सामने आने के बाद कांकेर की कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास को सस्पेंड कर दिया था। पंजाब पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन क्लीन लॉन्च किया। पंजाब में ड्रग्स को खत्म करने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन लॉन्च किया। पुलिस टीम ने आज जालंधर में कई ड्रग्स तस्करों के ठिकाने पर छापेमारी की। ऑपरेशन क्लीन में पंजाब पुलिस के करीब 5,000 पुलिसकर्मी शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए करीब 200 करोड़ की ड्रग्स बरामद की। पुलिस ने इस मामले में 2 विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में बजरी से लदे एक ओवरलोडेड ट्रक ने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की। ट्रक ड्राइवर टोल बूथ के बैरियर को तोड़ते हुए आगे निकल गया। ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अयोध्या में आखिरकार रामलला की मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि कर्नाटक और राजस्थान के शिल्पकार मूर्तियों पर काम कर रहे हैं। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में हुई नाबालिग लड़की साक्षी की हत्या मामले में 2 नए सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि साक्षी को साहिल की हरकतों का कोई अंदाजा नहीं था।
और इसलिए तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सफेद टी शर्ट पहनी साक्षी तेज कदमों से उस जगह की ओर जा रही है जहां साहिल ने उसे बुलाया था। सबसे पहले आपको पहली तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर 8:42 की है। साक्षी तेज कदमों से उस जगह की ओर जा रही है जहां उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ठीक उसी वक्त का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो दूसरे कैमरे की नजर से है। इस तस्वीर में साक्षी लगभग दौड़ते हुए एक पुल की तरफ जा रही है। पुल पर पहुंचने के बाद वो दौड़ना बंद कर देती है और तेज कदमों से चलते हुए पुल को पार कर कैमरे की नजर से ओझल हो जाती है। ये सीसीटीवी फुटेज 8:42 से लेकर 8:43 के दौरान का है। 8:43 पर आखिरी बार साक्षी कैमरे के फ्रेम में दिखाई देती है और इसके ठीक 2 मिनट 18 सेकंड के अंतराल के बाद यानी 8:45 पर साक्षी पर साहिल कातिलाना हमला बोल देता है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस भी अब इस एंगल से जांच को आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि हत्या के मामले में इरादतन और गैर इरादतन हत्या के बीच कोर्ट में बहुत कुछ बदल जाता है और इसीलिए पुलिस जांच में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। पुलिस की टीम हत्या के आरोपी साहिल के साथ तड़के 4 बजे पूरी घटना का रिक्रिएशन करने घटना स्थल पर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने मिनट दर मिनट पूरे घटनाक्रम का बारीक अध्ययन भी किया। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस पूरे मामले में साहिल की साइको एनालिसिस टेस्ट करवाने की भी तैयारी कर रही है। इस टेस्ट में साहिल के रहन सहन, दिनचर्या, हॉबीज सबका लेखा जोखा इकट्ठा किया जाएगा। साइको एनालिसिस टेस्ट करीब 3 घंटे का होता है। इस दौरान 4 से 5 मनोचिकित्सक साहिल से जिंदगी के बारे में बात करेंगे। इसी तरह का टेस्ट श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का भी किया गया था। दिल्ली में ये टेस्ट सीबीआई हेडक्वार्टर और FSL रोहिणी दोनों जगह होता है। साइको एनालिसिस टेस्ट यानी PAT पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने में मदद कर सकती है, क्योंकि पुलिस कोर्ट में PAT को आधार बनाकर बता सकती है कि हत्या के वक्त आरोपी की मनोस्थिति क्या थी। साक्षी हत्याकांड में सियासत भी अपने चरम पर है और ऐसे में दिल्ली पुलिस पर पूरे मामले में जल्द चार्जशीट दाखिल करने का दबाव भी है, लेकिन हर दिन मामले में नए सबूत सामने आ रहे हैं। और ऐसा ही एक सबूत सामने आया है साक्षी का एक ऑडियो। इस ऑडियो में साक्षी किसी को फटकारते हुए सुनाई दे रही है। दरअसल इस ऑडियो को पुलिस ने साहिल के फोन से बरामद किया है, यानी साक्षी ने साहिल को फटकारते हुए ये वीडियो नोट भेजा था। वहीं इस मामले में बीजेपी ने आरोपी को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ये मांग कर रही है कि इस केस में शीघ्रातिशीघ्र ऐसे अपराधी को, ऐसे हत्यारे को, मानवता के हत्यारे को, इसको कम से कम समय में फांसी की सजा हो। दिल्ली की सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी भी इस मामले में लगातार दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। IPL फाइनल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ रविंद्र जडेजा ने आखिरी 2 गेंदों में 10 रन बनाकर चेन्नई सुपर किंग्स को खिताबी जीत दिलाई थी। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने रविंद्र जडेजा की वजह से मिली इस जीत का श्रेय अब बीजेपी को बेहद दिलचस्प अंदाज में दिया है। और एक दिन पहले के अन्नामलाई ने तमिलनाडु बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी के कार्यकर्ता रविंद्र जडेजा ने CSK की जीत के लिए जरूरी रन बनाए। अपने ट्वीट में के अन्नामलाई ने रविंद्र जडेजा को बीजेपी कार्यकर्ता बताया, जिनकी पत्नी गुजरात के जामनगर से पार्टी की विधायक हैं। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने CSK की जीत के बाद यही बयान एक न्यूज चैनल से बातचीत में भी दोहराया और इस दौरान उन्होंने गुजरात टाइटंस की तरफ से बेहतरीन खेल दिखाने वाले सुदर्शन की भी तारीफ की, जो तमिलनाडु के ही रहने वाले हैं। चूंकि आने वाले लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की नजर दक्षिण के राज्यों में अपनी पहुंच बढ़ाने पर है, इसलिए जडेजा पर तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष की बयानबाजी को राजनीति से जोड़कर देखा जाने लगा। हालांकि पत्नी रिवाबा के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी को समर्थन करने के बावजूद ये साफ नहीं है कि रविंद्र जडेजा बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। कनाडा में अटलांटिक तट पर मौजूद नोवा स्कॉटिया प्रांत में हाईवे के किनारे धुएं का भयंकर गुबार दिखाई दिया। बताया गया कि नोवा स्कॉटिया के जंगलों में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है और ये आग अब हाईवे तक पहुंच गई है और तेजी से फैल रही है। नोवा स्कॉटिया के जंगलों में लगी आग की वजह से अब तक हजारों लोग अपने ठिकाने छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली थी। हाईवे से लगी इन तस्वीरों में जंगल के ऊपर धुएं का जबरदस्त गुबार दिख रहा है, मानो तूफान से पहले बादल उमड़ रहे हों, लेकिन ये गुबार जंगल की तबाही के गवाह थे।
travel and activity in our woods is banned. We're going to stop the travel. We have to do what we can to make sure we don't have any new fires popping up. नोवा स्कॉटिया के जंगलों की आग ने सैकड़ों मकानों को नुकसान पहुंचाया है। तेज हवाओं के साथ साथ रूखे मौसम में फायर फाइटर्स के लिए आग की लपटों पर काबू पाना और भी चुनौती भरा साबित हो रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अगले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अगले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने वाशिंगटन जाएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों नेता इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध और रूस और चीन के बढ़ते संबंधों पर चर्चा कर सकते हैं। साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन के विमान आमने सामने आ गए। अमेरिकी सेना का विमान साउथ चाइना सी के ऊपर इंटरनेशनल एयर स्पेस में उड़ान भर रहा था, तभी चीन का फाइटर जेट उसके आगे आया और खतरनाक तरीके से अमेरिकी विमान को रोकने की कोशिश की। पेंटागन ने इस घटना का वीडियो जारी कर नाराजगी जताई है। तुर्की में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। अंकारा शहर में लगातार बारिश के चलते कई जगह पानी भर गया, वहीं तेज हवाओं के कारण भी भारी नुकसान हुआ। द गॉडफादर फेम एक्टर अल पचिनो 83 साल की उम्र में चौथी बार पिता बनने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनसे 54 साल छोटी उनकी गर्लफ्रेंड 8 महीने की प्रेग्नेंट है। मध्य प्रदेश के दमोह में एक निजी स्कूल के पोस्टर पर विवाद छिड़ गया है। स्कूल ने छात्राओं के अच्छे रिजल्ट को दिखाते हुए शहर में पोस्टर्स लगवाए थे, लेकिन विवाद की वजह पोस्टर में दिख रही लड़कियों का हिजाब बन गया। इस स्कूल के पोस्टर को आप देख सकते हैं, सभी लड़कियां हिजाब में दिख रही हैं, लेकिन इसमें से कई लड़कियां हिंदू धर्म को मानने वाली हैं। ऐसे में हिंदू धर्म की लड़कियों को हिजाब में दिखाने को लेकर लोग नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बड़ी कि मामला प्रदेश के गृह मंत्री तक पहुँच गया। उसकी जाँच कराई है। प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जाँच के लिए भेजा था। जाँच में उनके परिवार वालों ने कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है। हालांकि लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले की जांच एसपी से करवाने की बात कही। उसके बावजूद भी मैंने पुलिस अधीक्षक को उसकी गहन जांच के लिए बोला है। पोस्टर दमोह के गंगा जमुना कॉन्वेंट स्कूल का है, जिसका संचालन एक मुस्लिम संस्था करती है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आश्वासन के बाद भी हिंदू संगठनों का गुस्सा कम नहीं हुआ। दमोह में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में प्रदर्शन किया और स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव भी किया और एसडीएम से तुरंत कार्रवाई की मांग की। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रशासन पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया। कौन सा दबाव है उस स्कूल के मतलब मैनेजमेंट का कि वो जबरदस्ती हिंदू बच्चों को भी कहते हैं कि आप हिजाब पहन के आओ। भारी हंगामे के बीच एसडीएम और कई पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच ने एसडीएम को मामले की जांच के लिए ज्ञापन सौंपा। मुझे ज्ञापन मिला है, इसके संबंध में जरूर हम लोग कमेटी गठित करेंगे और इसकी जांच करके आप लोगों को अवगत कराएंगे। दरअसल डीएम ने अपने स्तर पर पोस्टर की जांच के बाद स्कूल को क्लीन चिट दे दिया था, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच बेहद नाराज हो गई। हिजाब विवाद में अब सियासत भी गरमाने लगी है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर रोक लगाने का ऐलान किया है और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि अगर स्कूल ने बच्चों के अभिभावक से लिखित में ड्रेस के लिए इजाजत नहीं मांगी है तो कार्रवाई होगी। स्कूल के संचालक ने बच्चों पर अपनी मान्यताओं का ड्रेस लादा है और उस पर कलेक्टर को और एसपी को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। पूरे विवाद के बीच सरकार ने प्राइवेट स्कूलों का ड्रेस कोड तय करने का ऐलान भी कर दिया। जैसे सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, मुझे लगता है कि हमको आगे आने वाले समय में और ये ड्रेस कोड लागू करने की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। दरअसल मध्य प्रदेश में अभी राज्य सरकारें सिर्फ सरकारी स्कूलों का ड्रेस कोड तय करती हैं। राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या आने में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, सरकार इस पर ध्यान दे रही है। अयोध्या में राम मंदिर का काम पूरा होने से पहले श्री राम एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल इस एयरपोर्ट के रनवे का काम 95% तक पूरा हो चुका है। रनवे के साथ ही एयरपोर्ट की इमारत का काम भी 70% तक पूरा हो चुका है और ये दो काम पूरा होते ही इसी साल जुलाई से एयरपोर्ट पर ऑपरेशनल काम भी शुरू हो जाएगा, जिसके बाद दीपावली से पहले अयोध्या में हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि शुरुआत में 160 यात्रियों की क्षमता वाले घरेलू विमानों को ही उड़ान की इजाजत दी जाएगी, लेकिन बाद में यहां दुनिया के कई देशों से सीधे आने जाने की सुविधा दी जाएगी। बताया गया है कि एयरपोर्ट परिसर में अधिकतम 300 यात्रियों की कैपेसिटी होगी। राम मंदिर की तर्ज पर बनाए गए अयोध्या के एयरपोर्ट को मंदिर में लगे पत्थरों से ही बनाया गया है। एक तरफ इमरान खान अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें शादी का ऑफर भी मिला है। ये ऑफर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया है। जी हां, लंदन की टिकटॉकर जिया खान ने दिया है ये ऑफर।
वो इमरान खान की चौथी बीवी बनने को तैयार है। लंदन की टिकटॉकर जिया खान का कहना है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान 70 साल के हैं। जिया ब्रिटेन में आयोजित मिस कॉन्टिनेंटल यूके 2023 के फाइनल में पहुंच गई हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अपने लिए पाकिस्तानियों से मतदान की अपील करते हुए उन्होंने इमरान के लिए अपने इश्क का इजहार किया। प्लीज वोट फॉर मी यार, एक वोट दे दो। लाइक प्लीज नवाज शरीफ को इतने वोट देते हैं आप, हाँ इमरान खान को आप बचाते हैं, जिया खान को भी बचा लें, क्योंकि अगर मुझे बचा लेंगी तो मैं इमरान खान की 4th वाइफ बन जाऊंगी। जिया का कहना है कि वो इमरान से शादी करके उनकी जिंदगी में ग्लैमर लाना चाहती हैं। उन्होंने कहा वो इमरान और बुशरा बीवी का रिश्ता खत्म कराना चाहती हैं। Khan, you need Jia Khan in your life, so please, if you want to have a good life, you need to have Jia Khan in your life. हाल ही में एक पाकिस्तानी धर्मगुरु ने इमरान बुशरा की शादी को गैर इस्लामिक करार दिया था, जिसके बाद जिया खान इमरान से अपनी शादी की उम्मीदें लगा बैठी हैं। राजनीति के अलावा इमरान खान अपनी निजी जिंदगी की वजह से भी खूब चर्चा में रहते हैं। समय समय पर उनकी शादियां भी सुर्खियों में रही हैं। इमरान ने 1995 में ब्रिटेन के अरबपति जेम्स गोल्डस्मिथ की बेटी जेमिमा से पहली शादी की थी। पेशे से पत्रकार जेमिमा 2004 तक इमरान के साथ रही। इमरान की दूसरी शादी 6 जनवरी 2015 को पत्रकार रहम खान से हुई। दोनों के बीच का ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिका। शादी के 9 महीने बाद ही यानी 30 अक्टूबर 2015 को ही दोनों ने तलाक ले लिया। इमरान खान ने पंजाब के राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने वाली बुशरा बीवी से 2018 में तीसरी शादी की। बुशरा की भी ये दूसरी शादी थी। एक तरफ पीटीआई के नेता बारी बारी से इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति आरिफ अलवी और इमरान खान की लंबे समय से चली आ रही दोस्ती भी अब टूट गई है। इतना ही नहीं, आरिफ अलवी ने न केवल पाकिस्तानी सेना से हाथ मिला लिया है, बल्कि इमरान खान के विरोधी नवाज शरीफ की राजनीति में वापसी का रास्ता भी साफ कर दिया है। आरिफ अलवी ने ऐसे बिल पर हस्ताक्षर कर दिया है जिसमें नवाज शरीफ अपनी सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि आरिफ अलवी और इमरान खान के बीच आखिरी बातचीत 24 मई को हुई थी। इमरान खान राष्ट्रपति के संदेशों का भी जवाब नहीं दे रहे। अब इमरान खान सदर मुमलिकत के पैगामात का जवाब नहीं दे रहे। सदर मुमलिकत ने 9 मई के वाक़े के बाद रहनुमाओं की तरफ से पार्टी छोड़ने पर इमरान खान से गुफ्तगू की थी। इमरान खान इस बात से नाराज हैं कि उनकी पार्टी का अस्तित्व संकट में है। उनके चुनाव लड़ने पर बैन लग सकता है। ऐसे में पाकिस्तानी राष्ट्रपति उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरिफ अलवी पाकिस्तानी सेना प्रमुख और शहबाज सरकार के आगे झुक गए हैं। पाकिस्तान में गृह युद्ध की आशंका के बीच सेना का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भरोसा उठ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना शहबाज की जगह बिलावल भुट्टो जरदारी की ताजपोशी करने की तैयारी कर रही है। क्योंकि पाकिस्तानी सेना की नजर में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चमक लगातार फीकी पड़ रही है, इसलिए पाकिस्तानी सेना विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सेना की नजर में बिलावल भुट्टो का कद पिछले कुछ महीनों में काफी बढ़ा है। सेना का मानना है कि बिलावल पाकिस्तानी जनता के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। सेना ये भी मान रही है कि बिलावल दल बदलुओं को अपने साथ लेकर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। पाकिस्तान में इसी साल अक्टूबर में आम चुनाव होना है। उससे पहले बिलावल की पार्टी पंजाब के दक्षिणी सिंध प्रांत में मजबूत हुई है। पाकिस्तानी नेशनल असेंबली की लगभग आधी सीटें यहीं पर हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर सेना पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जनरलों का बनाया कानून मुल्क को तबाह कर रहा है। इसके साथ ही इमरान खान ने कहा कि जो लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान मुश्किलों से निकल जाएगा, वो गलतफहमी में ना रहें। पीटीआई नेता ने कहा कि अगर कानून का राज स्थापित नहीं किया गया तो पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। जब तक हमारे मुल्क में एक मजबूत गवर्नमेंट, और मजबूत गवर्नमेंट क्या होती है, ये नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट उसके पीछे खड़ी है, ये मजबूत गवर्नमेंट नहीं होती। मजबूत गवर्नमेंट वो होती है जिसके पीछे आवाम खड़ी होती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सबसे ज्यादा खतरे में हैं, क्योंकि उनकी जान लेने की एक और कोशिश होगी। अगर किसी को सबसे ज्यादा खतरा है वो मुझे खतरा, जान को तो मेरी खतरा है। इन्होंने ये किया, 2 मेरे ऊपर अटैक, कत्ल करने के वारदात हो चुकी है। मुझे पूरी तरह पता है कि एक दफा ये और करेंगे। इमरान ने शहबाज सरकार पर कानून के शासन को खत्म करने और अर्थव्यवस्था को खत्म करने का आरोप लगाया। हाजीपुर में विदेशी शराब का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। पटना पुलिस ने एक ट्रक से 80 लाख की विदेशी शराब जब्त की। शराब को ट्रक के अंदर रखी खाद की बोरियों में छिपा कर ले जाया जा रहा था। अधिकारियों के मुताबिक तस्कर शराब को पंजाब से मुजफ्फरपुर ला रहे थे। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। युवक की ये करतूत एक शख्स ने अपने फोन में रिकॉर्ड की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। श्रीनगर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने अधिकारियों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में कुछ बदमाशों ने बीजेपी नेता के घर पर फायरिंग की। आरोप है कि निकाय चुनाव की रंजिश के चलते ये हमला करवाया गया। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस तफ्तीश में जुटी है। मुंबई में एक मॉडल ने एक मुसलमान शख्स पर लव जिहाद में फंसाने का आरोप लगाया है। इस आरोप के बाद हंगामा मच गया है। मॉडल ने मामले में आरोपी के खिलाफ मुंबई में केस भी दर्ज करवाया। और एक ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट के मालिक तनवीर अख्तर पर आरोप लगाया कि उसने पहले यश नाम बताकर दोस्ती की और सच्चाई सामने आने के बाद शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। वो मुझे मेरे कास्ट के बारे में ही कुछ से कुछ बोलने लग जाता था, कि कोशिश करता था कि मैं मान जाऊं कन्वर्जन के लिए। पेशे से मॉडल मानवी ने तनवीर अख्तर पर मारपीट और अश्लील फोटो के जरिए धमकाने का भी आरोप लगाया। वो ये सब चीजें कर रहा है, मुझे बदनाम कर रहा है, मेरी फोटोज दिखा के मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे मेरे परिवार वालों को परेशान कर रहा है, सबको गाली गलौज कर रहा है। मानवी बिहार की रहने वाली है और रांची में ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन के दौरान वो तनवीर अख्तर के संपर्क में आई थी। लव जिहाद का आरोप लगा रही मानवी ने मुंबई की वारसोवा पुलिस स्टेशन में तनवीर अख्तर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। वहीं आरोपी तनवीर अख्तर ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया और कहा कि मानवी से सिर्फ पेशेवर रिश्ता था। पैसे के लेन देन से बचने के लिए वो लव जिहाद का आरोप लगा रही है। उनका बहुत सीधा टारगेट है कि मुस्लिम है और लव जिहाद के नाम पे इनको बदनाम किया जा सकता है। तमाम आरोपों के बीच मुंबई की वारसोवा पुलिस ने मामले को रांची पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है। And since the place of occurrence was in Ranchi, so this case was forwarded to Ranchi police by Mumbai police on 30th of this month. It means yesterday only. And on the basis of that zero FIR, we have lodged a proper FIR in Gonda police station. रांची पुलिस ने पूरे मामले की गहनता से जांच की बात कही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी के पास सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को जिंदा पकड़ लिया है। तीनों आतंकी बारिश और खराब मौसम का फायदा उठाकर भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत की सीमा में घुसते ही इनका सामना भारतीय सेना के जवानों से हो गया। सेना के जवानों ने फेसिंग क्रॉस कर रहे तीनों आतंकवादियों पर फायरिंग की, लेकिन जब आतंकी नहीं भागे तो सेना ने विस्फोटक से जोरदार हमला किया। आतंकवादियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारतीय सेना ने आतंकियों पर इतना भीषण हमला किया कि एक आतंकी तो वहीं जमीन पर गिर गया। हमले के बाद सेना के जवानों ने जब पास जाकर देखा तो आतंकी हाथ में हथियार लिए वहीं तड़प रहा था। सुरक्षा बलों के भीषण प्रहार से वो बुरी तरह घायल हो चुका था और अपने पैरों पर खड़ा होने लायक भी नहीं था। इस हमले के बाद सेना के जवानों ने 2 और आतंकवादियों को जिंदा पकड़ लिया। ये आतंकी झाड़ियों की आड़ लेकर छिपे थे और सेना के जवानों पर फायरिंग कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने आशंका जताई है कि पाकिस्तान से आए तीनों आतंकी कोई बड़ा हमला कर सकते थे, क्योंकि उनके पास से जो सामान मिला है उसे देश सुरक्षा बल के देखकर सुरक्षा बल के जवान भी हैरान रह गए। और आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल, 2 पिस्टल, 6 हैंड ग्रेनेड, प्रेशर कुकर में रखी आईडी, कारतूस और हेरोइन के 20 पैकेट बरामद हुए हैं। घुसपैठियों की पहचान मोहम्मद फारूक, मोहम्मद रियाज और मोहम्मद जुबैर के रूप में हुई है। गोली आतंकवादी फारूक के पैर में लगी है, जिसे इलाज के लिए पुंछ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेफ्ट थाई में बुलेट इसमें लगी है, तो लेकिन हमने एक्सरे करवाया, उसमें बुलेट नहीं है, इसमें एंट्री एंड एग्जिट है। भारतीय सेना के मुताबिक तीनों आतंकी पाकिस्तान से ड्रग्स और हथियार लाकर भारत में तस्करी की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें सेना ने रोक दिया। सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने और ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई तेज करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक नई साजिश रची है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब के गुरदासपुर और जम्मू में आतंकवादियों की घुसपैठ बढ़ाने के लिए ISI सीमा पर सुरंगें खुदवा रही है। इन सुरंगों के जरिए आतंकवादियों को पाकिस्तान से पंजाब और जम्मू में भेजने की प्लानिंग है। ISI की इस खतरनाक साजिश में जैश ए मोहम्मद के आतंकी भी शामिल हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जैश के आतंकियों के कुछ मैसेज भी डिकोड किए हैं, जिनमें सीमा पर सुरंग खोदने की बात कही गई है। आतंकवादियों की घुसपैठ के साथ सीमा पार से ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई बढ़ाने पर भी ISI का जोर है। इसके लिए ISI और जैश ने लाहौर में एक ड्रोन स्टोरेज सेंटर बनाया है। इस सेंटर में ड्रोन पर ड्रग्स और हथियार लोड किए जाते हैं और उन्हें पंजाब सीमा के पास सियालकोट पहुंचाया जाता है। सियालकोट के नरोवाल में ISI और जैश ने ड्रोन लॉन्चिंग पैड्स बना रखे हैं, जहां से ड्रोन्स को पंजाब सीमा में दाखिल करवाया जाता है। हालांकि खुफिया अलर्ट के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है और ड्रोन्स की आवाजाही पर आधुनिक उपकरणों से निगरानी की जा रही है। लखनऊ के विकास नगर में नशे में धुत कार ड्राइवर की लापरवाही से एक पूरा परिवार ही खत्म हो गया।
कार ड्राइवर ने पहले स्कूटी को टक्कर मारी और फिर भागने के चक्कर में स्कूटी सवार 4 लोगों को 100 मीटर तक घसीटा और कार के बोनट के नीचे पति पत्नी और 2 बच्चों के फंसे होने के बावजूद उसने कार नहीं रोकी। कार ड्राइवर कार को फुल स्पीड में भगाते हुए ले जाता हुआ दिखा, लेकिन जब खंबे से टकराने के बाद कार रुकी तब सभी को बाहर निकाला जा सका। इसके बाद पति पत्नी और दोनों बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने चारों को मृत घोषित कर दिया। 100 मीटर तक दूर तक घसीटता चला गया। मतलब उसको इतनी इंसानियत मर गई कि कोई सामने पूरा परिवार बैठा है, पूरे परिवार को 100 मीटर तक की खींचना कहीं का वो नहीं है। इस भीषण घटना के बाद पुलिस ने हादसे की मर्डर एंगल से जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया है। मृतक परिवार यूपी के सीतापुर का रहने वाला था। ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुसलमान पक्ष को एक बड़ा झटका दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज करते हुए सुनवाई जारी रखने की बात कही है। हिंदू महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजा करने की मांग कर अर्जी दाखिल की थी। शेयर बाजार में पिछले 2 दिनों से चल रही तेजी आज दोपहर थम गई। सेंसेक्स करीब 346 अंक टूटकर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 99 अंक फिसलकर 18,534 पर बंद हुई। मध्य प्रदेश के हरदा में कार में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार पहले पेड़ से टकराई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। गाड़ी में बैठे लोग गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाए और झुलसने से उनकी मौत हो गई। राजस्थान के जोधपुर में कुदरती आफत का एक डरा देने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। यहां सड़क पर जा रहे स्कूटी सवार लोगों के ऊपर एक भारी भरकम पेड़ टूटकर गिर गया। और यह हादसा उस वक्त हुआ जब स्कूटी सवार लोग सड़क से निकल रहे थे कि तभी पेड़ की एक बड़ी डाल टूटकर उनके ऊपर गिर गई। पेड़ की डाल ऊपर गिरने से स्कूटी सवार लोग स्कूटी समेत वहीं धड़ाम से गिर गए, जिसके बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई। लोग पेड़ के नीचे दबे लोगों को बचाने के लिए तेजी से उनकी तरफ भागे दौड़े और डाल को हटाकर उन्हें बाहर निकाल लिया। क्योंकि पेड़ तीनों के ऊपर सीधे गिरा था, ऐसे में काफी चोटें उनको आईं। वहीं उनके पीछे एक दूसरी स्कूटी आ रही थी, वो भी बाल बाल बच गई। दक्षिण कोरिया की सेना ने येलो सी के अंदर से एक रॉकेट का मलबा निकाला। बताया गया कि इस रॉकेट को उत्तर कोरिया ने आज स्पाई सैटेलाइट के साथ लॉन्च किया था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही ये धराशायी हो गया। उत्तर कोरिया ने जासूसी के लिए आज सुबह 6:27 पर सोहे सैटेलाइट लॉन्चिंग ग्राउंड से एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की, लेकिन उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से ये मिशन फेल हो गया। उत्तर कोरिया के चोलेमा-1 रॉकेट की दूसरी स्टेज का इंजन सही तरह से स्टार्ट नहीं हो पाया और स्पाई सैटेलाइट को ले जा रहा ये रॉकेट अपना संतुलन खो बैठा और क्रैश हो गया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन खुद इस मिशन की निगरानी कर रहे थे, जो आज समुद्र में जा मिला। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने इस नाकाम लॉन्चिंग की पुष्टि की। सैटेलाइट को ले जाने वाला चोलेमा-1 रॉकेट की दूसरी स्टेज का इंजन असामान्य तरीके से स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से रॉकेट ने संतुलन खो दिया और वो पश्चिम सागर में जा गिरा। उत्तर कोरिया की स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी ने कहा है कि वो मिशन के फेल होने की तत्काल जांच करेंगे और नई टेस्टिंग के बाद जल्द ही दोबारा लॉन्चिंग की जाएगी। उत्तर कोरिया ने जानकारी दी थी कि वो 31 से 11 जून के बीच सैटेलाइट लॉन्चिंग की योजना बना रहा है, लेकिन लॉन्चिंग की तय तारीख और समय की कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए आज जैसे ही उत्तर कोरिया ने मेलिंग्योंग-1 सैटेलाइट लॉन्च की, जापान और दक्षिण कोरिया में अलर्ट सायरन बजने लगा और जापान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को अलर्ट कर दिया। जापान को सैटेलाइट लॉन्चिंग की जानकारी नहीं थी। शुरुआत में लगा कि उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिसके बाद नागरिकों को मैसेज के जरिए सतर्क कर दिया गया। वहीं दक्षिण कोरिया में भी एयर स्ट्राइक अलर्ट के सायरन बजने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई हमला होने वाला है। टोक्यो और सियोल ने इस लॉन्च की कड़ी आलोचना की है और इसे प्रतिबंधों का उल्लंघन बताया है। दूसरी तरफ सन की तानाशाह किम जोंग उन अंतरिक्ष में जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करके अमेरिका की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखना चाहता है, जो लगातार जापान और दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास करता आ रहा है। बिहार के कई अस्पतालों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर्स के खिलाफ सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने बिहार में 19 डॉक्टरों पर कार्रवाई की है, जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर राज्य के अलग अलग अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहे थे। सीबीआई के मुताबिक ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने रूस, यूक्रेन, चीन, जॉर्जिया और आर्मेनिया जैसे देशों से मेडिकल की डिग्री हासिल की है, लेकिन भारत में प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी FMG यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में फेल हो गए।
इसके बाद इन 19 डॉक्टर्स ने जुगाड़ की बदौलत बिहार मेडिकल काउंसिल से प्रमाण पत्र हासिल कर लिया और उसी के आधार पर बिहार के अलग अलग अस्पतालों में प्रैक्टिस करने लगे। हालांकि सीबीआई के खुलासे के बाद कई डॉक्टर्स को अस्पताल से निकाल दिया गया है, जबकि कई डॉक्टर्स फरार हैं। सीबीआई का कहना है कि बिहार समेत देश भर में 62 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो भारत में प्रैक्टिस के लिए जरूरी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में फेल हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी राज्यों के मेडिकल काउंसिल के सर्टिफिकेट्स के आधार पर वो देश के अलग अलग अस्पतालों में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इस गोरख धंधे का पर्दाफाश करने के बाद सीबीआई अब ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा ड्रग्स कारोबार का एक बड़ा हब बनता जा रहा है। पुलिस यहां 10 जून तक ड्रग्स कारोबार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही है, जिसके तहत अब तक 450 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी हैं। और 15 दिन के भीतर पुलिस ने एक बार फिर ड्रग्स की एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने एक घर में छापा मारा, वहां से 30 किलो 900 ग्राम ड्रग्स पकड़ी गई। ड्रग्स के साथ पुलिस ने अफ्रीकी मूल के 3 नागरिकों को भी गिरफ्तार किया। गैंग है, क्योंकि जो पहले अभियुक्त पकड़े गए थे उन्हीं की निशानदेही पर ये दूसरी फैक्ट्री पकड़ी गई है। बड़ा खुलासा ये है कि ग्रेटर नोएडा में बनी ड्रग्स को आरोपी विदेशों में भी सप्लाई करते थे और क्रिप्टो करेंसी में पैसे कमाते थे। फिलहाल पुलिस अब इसे नार्को टेरर से जोड़कर जांच कर रही है। पुलिस अब ड्रग्स कारोबार के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। पुलिस पता लगा रही है कि ड्रग्स की सप्लाई कहां-कहां होती थी और इसे कौन सप्लाई करता था। रूस की राजधानी मॉस्को के पास आसमान में आज एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसके बाद वहां आग के साथ साथ गहरा धुआं छा गया। बताया गया कि रूस ने आसमान में ही एक ड्रोन को मार गिराया जो मॉस्को की तरफ बढ़ रहा था। मंगलवार को रूस की राजधानी मॉस्को के आसमान में कुछ ड्रोन दिखाई दिए, जिन्हें रूस ने आसमान में ही तबाह कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जो किसी मिसाइल हमले जैसी थी। रूस ने इसके पीछे यूक्रेन का हाथ बताया है। रूस का कहना है कि यह आतंकी हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है। Основные усилия будут сосредоточены на подготовке личного состава и органов управления. Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию. रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 5 ड्रोन्स को आसमान में ही विस्फोट कर ध्वस्त कर दिया गया, जबकि 3 ड्रोन्स के सिस्टम को जैम कर दिया गया, जिससे वो रास्ता भटक गए। रूस जिन ड्रोन हमलों के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा रहा है, उनमें मॉस्को के पास कई इमारतों को निशाना बनाया गया। हालांकि ड्रोन हमले में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं, लेकिन कुछ लोगों को मामूली चोटें जरूर आई। मॉस्को के मेयर ने पुष्टि की कि हमले में कुछ इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। मॉस्को के पास जब इन ड्रोन्स को नेस्तनाबूद किया जा रहा था तो इलाके में धमाकों की आवाजें गूंज रही थी। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ड्रोन हमलों से रूस को उकसाया नहीं जा सकता। Видимо, на это рассчитано. Они провоцируют нас на зеркальные действия. Мы посмотрим, что с этим делать. Киевский режим развязал войну на Донбассе. И не мы. लेकिन मॉस्को के इन ड्रोन हमलों ने पहले से जारी जंग में रूस को और भी ज्यादा बारूद झोंकने का बहाना दे दिया। ड्रोन हमलों से तमतमाया रूस कीव के रिहायशी इलाकों में दिन रात गोलीबारी कर रहा है। Z News.